नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको भी जाकर जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको रीजनिंग टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कह रहा है एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। अब इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो आपको एक कागज है, ठीक है, इसको पहले उसने बता रखा है कि ये जो हिस्सा है पहले इतना उसने फोल्ड किया है, यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, यानी कि ये कागज आपको अब खोलना है। तो भाई जब इसको खोलेंगे तो इसमें आप दो चीजें जान लो। पहली चीज ये जान लो दोस्तों कि जब भी आपका एरो ऐसे बने या इस तरफ को ऐसे बने तो समझ लो वहां पर आपको बनानी है मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज बनानी है। और जब भी आपका एरो दोस्तों नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर ऐसे जाए तो इस स्थिति में आपको दोस्तों बनानी होती है वाटर इमेज। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पेपर है आपका है इसको पहले आप ऐसे खोलोगे इधर की ओर, ठीक है, जब इधर की ओर ऐसे एरो बन रहा है यानी कि हमको दोस्तों इस आकृति का मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज में क्या हो जाएगी, ये आकृति पलट जाएगी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा अब जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओ तो ये वाली जो आकृति है, अब ये वाली मेरे अब दोस्त आकृति पलटकर ऐसी इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है, इधर की ओर हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के बीच में आपका बॉक्स ऐसे बनेगा। आपके इस ऑप्शन में आपको ऐसे बॉक्स दे रखा है, आप कह दो इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी बीच में बॉक्स दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। अब देखो इसमें आप कौन सा सही है हमारा ऑप्शन होगा, कैसे पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखो, ये लाइन जो है, ये लाइन मेरे भाई यहाँ पर देखो ऐसी ही तो बनेगी, यानी कि ये लाइन दोस्तों हमारी यहाँ पर ये ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी बनेगी, बिल्कुल ऐसी तो बनेगी। आपके दो जी हाँ भैया बिल्कुल, किस किस चीज़ में दी रखी है, देखो यहाँ पर ये ऐसा कर दे दिया है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे भाई देखो जब मैंने आपको बताया ना यहाँ पर भी देखो कर दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका पहले से ही गलत था। अब आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है, आप कह दोगे सिर्फ मेरे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, यानी कि ये पहला वाला और ये लास्ट वाला। अब इन दोनों ऑप्शन में कैसे पहचानेंगे कौन सा सही कौन सा गलत। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सिर्फ हमको देखो ये एक ही सर्कल एक ही कट ये देखो दे रखा है, जबकि कट कितने होने चाहिए भैया, जब आधे पेपर में यहाँ पर ये कट हो गया, अब एक कट यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ना, आप कह दो भैया जब इसकी हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो एक कट ऐसे हो जाएगी, यानी टोटल 2 ऊपर हो जाएंगे 2 कट नीचे हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 ऊपर दे रखे हैं 2 नीचे दे रखे हैं, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं इसका हम एक बिल्कुल सेपरेट सा वीडियो भी लेकर आएंगे। पहले हम प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है SBCF को एक निश्चित तरीके से RADJ से संबंधित है, ठीक है, NVMO उसी तरीके से MUNP से संबंधित है, तो उस तर्क का अनुसरण करते हुए GUAX निम्नलिखित किससे संबंधित होगा। यानी कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कोडिंग कोडिंग 2 प्रश्न पक्के होते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की। यहाँ पर कह रहा है SBCF को ये किससे संबंधित है दोस्तों, RADG से। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, लॉजिक पहचानने के लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, इनके अपोजिट अक्षर पता होने चाहिए, आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों आपको फॉरवर्ड पैटर्न पता होना चाहिए, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, रिवर्स पैटर्न क्या होता है। इन सभी तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न लगाएंगे, यानी कि दोस्तों पहले अक्षर की तुलना पहले से। देखो यहाँ पर S से R हो रहा है तो आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी तब आप जल्दी से कर लोगे। आप जानते हो कि S की प्लेस वैल्यू 19, R की प्लेस वैल्यू 18, यानी कि 19 से दोस्तों 18 माइनस का पहले अक्षर में क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा अक्षर देख लो, यहाँ पर दोस्तों B है, यहाँ पर A है, यानी कि दोस्तों B की प्लेस वैल्यू 2, A की प्लेस वैल्यू 1। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी माइनस का 1 ही हो रहा है, ठीक है। C से दोस्तों D हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 1 उसने कर दिया, यानी कि शुरुआत के 2 अक्षर में -1 कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर C से D हो रहा है, आपको पता है साफ साफ कि +1 हो रहा है। F से दोस्तों G हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। तो उसने कुछ नहीं किया, फॉरवर्ड पैटर्न से शुरुआत के 2 अक्षर में -1 कर दिए और लास्ट के 2 अक्षर में +1। अब आपको यही सेम कंसेप्ट क्या कर देना है, जिसका कोड हमसे पूछ रखा है उसमें लगा देना है। आपको इसमें करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्रॉस चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये लॉजिक इसमें लगा दो। तो पहला अक्षर दोस्तों क्या है, G है, फिर U है, फिर A है, फिर X है। अब इसमें लगाएंगे तो G में पहले -1 करोगे ना तो G की प्लेस वैल्यू 7,
ठीक है, साथ में घटाओगे दोस्तों क्या आएगा 6, और छठे पे क्या है दोस्तों एफ होता है, यानी कि पहला अक्षर आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि जी के पीछे ही एफ आता है, तो हमने पता कर लिया -1 करके। यू के पीछे क्या आएगा, आप प्लस वैल्यू से भी कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। यू की प्लस वैल्यू दोस्तों 21 होती है, 21 में जब एक -1 करोगे आ जाएगा 19। भाई अगर 3 -1 करना होता ना तो आप नहीं कर बता पाते, आपको -1 करना तो आप आसानी से कह दोगे कि यू के पीछे दोस्तों क्या आता है, टी आता है। यहाँ पर ए के पीछे दोस्तों क्या आएगा, अब ए में -1 करना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो भैया ए में जब सॉरी यहाँ पर तो +1 करना है ना, शुरुआत के 2 अक्षर हम लोगों ने -1 कर ली तो एफ और टी आ गया। सभी ऑप्शन में आपको आगे एफ टी देखने को मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे करना है, आपको लास्ट के 2 अक्षर में +1 करनी, यानी कि ए में +1 करोगे दोस्तों बी आ जाएगा, एक्स में +1 करोगे दोस्तों वाई आ जाएगा, यानी कि एफ टी बी वाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच के दूरी समान है। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन की खाली लैंग्वेज जो है वो काफ़ी बड़ी दे रखी है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कह रहा है 2 पंक्ति में है भैया व्यक्ति बैठे हैं। पहली पंक्ति में बोल रहा है DEOS बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति जो हमारी है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों पहली पंक्ति होगी। ठीक है, हम बना ले रहे हैं, पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, DEOS, यानी कि DEOS पहली पंक्ति में दोस्तों 4 व्यक्ति बैठे हैं, तुमने बना लिया। अब दक्षिण की ओर मुख है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आप ऐसे एरो कर दोगे 4 व्यक्तियों का। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है दूसरी पंक्ति में, तो कह रहा है दूसरी पंक्ति में, यानी कि FARM बैठे हैं दूसरी पंक्ति में, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि भैया तो दूसरी पंक्ति हमारी ये वाली होगी, इन सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, तो हमने इन सभी का मुख उत्तर की ओर कर लिया और आमने सामने सबके चारों के बैठा दिया है। अब इसके बाद में प्रश्न मेरा शुरू यहां से होता है, कह रहा है कि इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति, पहले ये जान लो कि देखो ये दोस्तों ये हमारी होगी पहली पंक्ति। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा है, DEOS, और दूसरी पंक्ति में दोस्तों कौन बैठेगा, FRA और M, ये आपके 4 इसमें बैठेंगे। तो कैसे करेंगे प्रश्न, देखो जो कह रहा है वो करते चले जाओ। कह रहा है इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। ठीक है, यानी कि आमने सामने मैंने कर दिया। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है केवल D E के बाईं ओर बैठा है, केवल D जो है वो E के बाईं ओर बैठा है, केवल D E के बाईं ओर बैठा है। तो भैया D किस पंक्ति में बैठा है, तो आप कह दो कि पहली पंक्ति में है D, तो कह रहा है जो D है वो E के बाईं ओर। जब मेरे भाई जब दक्षिण दिशा की ओर इन सभी का मुख है तो इनका लेफ्ट राइट भी अलग अलग होगा। मेरे प्यारे भाई जब लेफ्ट राइट अलग अलग होगा, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, तो इसका लेफ्ट ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त ये वाला इसका राइट वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, जब व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, उत्तर में ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट राइट बदलता है दिशा के अनुसार में। तो देखेगा यहाँ पर कह रहा है केवल जो D है वो E के बाईं ओर बैठा है, केवल शब्द बोला है, यानी कि मेरे प्यारे भाई जो D है वो E के बाईं ओर, तो E को यहाँ बैठा लो, और E का बायां स्थान क्योंकि हम जानते हैं क्या होगा दोस्तों, E हमने यहाँ पर बैठा लिया है। ठीक है, E हमने जब यहाँ बैठा लिया तो E का बायां स्थान होगा ये वाला लेफ्ट वाला। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर दोस्तों बैठेगा D, जो कि प्रश्न में बोल रहा है कि जो केवल D जो है वो E के बाईं ओर बैठा है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद बोल रहा है केवल R A के बाईं ओर बैठा है। R की बात कर दी भैया, R तो दूसरी पंक्ति में बैठा है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, हम पहली लाइन से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, A और F के बीच में, तो भैया A तो हमारा दूसरी लाइन में, तो इसको भी छोड़ देंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बोल रहा है D और O के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये पहली पंक्ति के लिए बोल रहा है उसने, कह रहा है क्योंकि D तो हमारा पहली पंक्ति में है ना, तो यहाँ से पहली पंक्ति की लाइन स्टार्ट हुई। कह रहा है D जो है और O के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भाई D तो मेरा ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है। ठीक है, कंडीशन के अनुसार में, क्योंकि बोला गया था E के बाईं ओर केवल D बैठा है, जो कि हमने कर दिया। अब कह रहा है D और O के बीच में केवल एक व्यक्ति है। भैया D तो यहाँ बैठा हुआ है और O को यहाँ बैठा लेंगे, तभी तो होगा कि D और O के बीच में केवल एक व्यक्ति आ जाएगा, वो कौन होगा, E होगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको यहाँ बैठा लेंगे, तो बच कौन रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बच रहा है S, जो कि हमने यहाँ पर उसको S को बैठा लिया, यानी कि S हमारा राइट वाले सिरे पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति के चारों व्यक्ति बैठ गए। अब इसके बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति में हमारे बैठे हैं FRAM। तो देखिएगा यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हुई थी, पहले देखिए केवल R जो है A के बाईं ओर बैठा है, केवल R। तो भैया जब उत्तर की ओर इन सभी का मुख है, उत्तर की ओर में लेफ्ट राइट बदलेगा, इसमें इसका राइट क्या होगा, इसका राइट दोस्तों ये वाला सिरा हो जाएगा और लेफ्ट वाला दोस्तों ये सिरा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जो केवल R A के बाईं ओर बैठा है, केवल R जो है
वो ए के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट में, तो आर जो है केवल बोला है तो केवल आर बोला है ना, केवल आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए को यहाँ बैठा लोगे, ठीक है, कलर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा, तो ए हमारा दोस्तों जब यहाँ बैठेगा ना तो ए का बायां सिरा दोस्तों हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, आर, जो कि हमने आर को यहाँ पर बैठा लिया, ठीक है। इसके बाद आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में, तो भैया ए तो हमारा ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में एक व्यक्ति आ रहा है, यानी कि दोस्तों हम एफ को यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है। एफ जब ये हमारा राइट सिरे पर आ जाएगा ना तो ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति, ये स्थान बचेगा और यहीं पर वो व्यक्ति बैठ जाएगा, जैसा हमसे प्रश्न में बोला गया था हमने वैसा कर लिया। तो भैया ए एफ जब यहाँ बैठ जाएंगे तो बचा ये वाला स्थान, यहाँ ये किसका स्थान होगा, जो बच रहा होगा उसका होगा, तो बच कौन रहा है दोस्तों, एम, तो एम को हम लोग यहाँ पर बैठा लेंगे, ठीक है। पूरा प्रश्न हमारा डायग्राम बन गया जैसा हमसे प्रश्न में बोला गया था, सीटिंग अरेंजमेंट में हमने वैसे व्यक्तियों को बैठा दिया। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो उन आमने सामने बैठे व्यक्तियों को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ई और आर, क्या ई और आर ऑप्शन, ई और आर सामने बैठे हैं, नहीं भैया, आर के सामने तो ऐसे बैठा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात करेंगे, ई और ए, क्या ई और ए सामने बैठे हैं आमने सामने, तो भैया ई तो यहां बैठा है और ई के सामने बैठा है एम, ठीक है, यानी कि ई और ए सामने नहीं बैठे, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी पे आओगे तो कह रहा है ई और एम, तो क्या ई और एम सामने सामने बैठे हैं, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, ई के सामने एम है, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या बोला, सम्मुख बैठे कौन से व्यक्ति को ऑप्शन दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दर्शा रहा है, क्योंकि ई और एम सामने बैठे हुए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चौथे क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है 4, 6, 10, 18, 34, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में नंबर सीरीज के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 देखो, श्रृंखला को देखेंगे, नंबर सीरीज के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 से दोस्तों 6 हो रहा है, तो 4 से 6 हो रहा है, आपके दिमाग में आया कि प्लस का यहाँ पर तो 2 हो गया है, तो हमने क्या कर ली, यहाँ पर दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पर हमने प्लस की 2 कर ली, ठीक है, गैप पता चल रहा है, 6 से 10 हो गया, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों 10 से 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, प्लस की 8 हो गई। 18 से 34 दोस्तों हो रहा है, 18 से 34 हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस क्या 16 हो रहा है। भाई जब 18 में 16 जोड़ेंगे तभी तो 34 आएगा, आप कह दोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो भैया उसके बाद में 34 के बाद क्या होगा, आपको यही बताना है, तो क्या आएगा। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, अब गैप हमने निकाल लिए हैं, अगर हमको 16 के बाद जो गैप आ रहा है वो पता चल जाए तो हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और हमें नंबर पता चल जाएगा। तो गैप कैसे निकालेंगे, तो अब देखो जो हमने गैप निकाले इनमें देखो कोई लॉजिक मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 से 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 से 8, 8 से 16, तो आप कह दोगे 2 का 2 गुना दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 4 का 2 गुना दोस्तों 8 हो गया, यहाँ पर 8 का 2 गुना दोस्तों 16 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला गैप हमारा क्या आएगा, 16 का 2 गुना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 32। तो 34 में जब 32 जोड़ दोगे दोस्तों तो क्या आएगा, 34 32 होता है दोस्तों 66, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, आपको स्किप नहीं करना है, बस क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ोगे तभी आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर लोगे। कह रहा है 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। सीधी पंक्ति बोला है, उत्तर की ओर मुख है सातों का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पंक्ति बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 7 व्यक्तियों का स्थान बना लेंगे जो उत्तर की ओर देख रहे हो। तो पहला व्यक्ति दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ये हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां दोस्तों ये व्यक्ति हो जाएगा। क्लियर है, हमने सातों स्थान बना लिए। इसके बाद में प्रश्न को पढ़ो, तो प्रश्न बोल रहा है परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा है एम जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ओ के, देखो हमको कोई क्लियर लाइन चाहिए जहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान दे रहा हो। तो एम जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, चलो ठीक है। ओ क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर पी के ठीक दाईं ओर और तथा एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। हमको कोई अभी तक क्लियर लाइन एग्जैक्ट लाइन पता नहीं चली, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ा हमने, कह रहा है एन जो है एल के ठीक दाईं ओर तथा ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये प्रश्न में हमसे पूछा है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में कोई क्लियर लाइन दी नहीं है कि एग्जैक्ट स्थान जो दिया हो, कि मान लो एग्जैक्ट स्थान क्या होता कि उसने बोला, देखो पहले तो आप लेफ्ट राइट जान लो मेरे प्यारे भाई, जब उत्तर की ओर मुख होगा तो ये हमारा लेफ्ट होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगर बोलता कि कोई भी मतलब ऐसा स्थान बदल देता कि मान लो पी जो है पी क्यू हो गया, P
पी के केवल पी जो है वो क्यू के केवल बाईं ओर बैठा है, उसके अलावा कोई नहीं बैठा है। तो भैया क्यू को यहाँ बैठाते और बाईं ओर पी यहाँ पर आ जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई लाइन हमको दी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी प्रश्न को आप स्टार्ट कर लो। तो मैं पहली लाइन से ही प्रश्न को स्टार्ट कर ले रहा हूँ। कह रहा है जो एम है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो एम है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो हम क्या करेंगे, एम को हमने पी को यहाँ में दोस्तों बैठा लिया पी के बाईं ओर, यानी कि ये वाला स्थान, तो एम यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है ठीक, यही तो बोला ना कि एम जो है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ओ क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा। अब आप कैसे प्रश्न को आगे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करो, एम और पी से कोई रिलेटेड एक लाइन ढूंढ लो। तो भैया पी से रिलेटेड हमको एक ये लाइन मिल गई, क्या मिल कह रहा है कि आर जो है वो पी के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है वो पी के ठीक दायां स्थान उसका हो जाएगा ये। देखो पी के दाएं स्थान कौन सा होगा, तो आप कह दो कि पी के दाएं स्थान हो जाएगा हमारा, एक सेकंड यार पेन नहीं चल रहा है। देखो पी के दाएं हो जाएगा ये वाला स्थान, ठीक है, क्योंकि यही बोला गया है कि जो आर है वो पी के ठीक दाईं ओर है, तो आर का स्थान दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और बोली गई है कि आर जो है वो पी के ठीक दाईं ओर तथा एल के ठीक बाईं ओर है। तो मेरे प्यारे भाई जो आर है वो पी के ठीक दाईं ओर तो हो गया, लेकिन एल के बाईं ओर है। अब एल को अगर आप यहाँ बैठा लोगे ना, तो एल के ठीक बाईं ओर आपका यहाँ पर आर दोस्तों आ जाएगा। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसा हमको देखने को मिल भी रहा है, हमने कर दिया, ठीक है, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार ऐसा कर दिया। अब इसके बाद आगे पढ़ लो, आगे क्या कह रहा है, जो एन है वो एल के ठीक दाईं ओर है, जो एन है वो एल के ठीक दाईं ओर तथा ओ के ठीक बाईं ओर है। मेरे प्यारे भाई जो एन बंदा है वो एल के ठीक दाईं ओर है। भाई एल का दाया होगा ये, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि जो एन है वो एल के ठीक दाईं ओर तथा ओ के, तो ये बात भैया एन के लिए यह है कि जो एन है वो एल के ठीक दाईं ओर तो हो गया है, लेकिन ओ के क्या है ठीक बाईं ओर, और ओ को जब यहाँ बैठाओगे तो ओ के ठीक बाईं ओर भैया एन आ जाएगा। तो एन के लिए दोनों कंडीशन बिल्कुल सही हो गई। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। अब बच कौन सा स्थान रहा है, तो आप कह दोगे मेरा वो कोई स्थान नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एम बैठ गया, यहाँ पर दोस्तों पी बैठा, यहाँ पर आर बैठ गया, यहाँ पर एल बैठा, यहाँ पर एन, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर, ठीक है। सातों व्यक्ति, सॉरी ये तुम्हारा राइट वाला कॉर्नर है यार, ये तो मैंने राइट के लिए दर्शाया था। बच रहा है सिर्फ हमारा एक व्यक्ति, कौन सा बच रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बच रहा है आपका क्यू। तो यहाँ पर राइट वाला जो कॉर्नर बच रहा है, यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा, ये लास्ट वाले सिरे पर दोस्तों आपका आ जाएगा क्यू, ठीक है। तो सातों व्यक्ति को हमने बैठा दिया है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन के बाईं ओर से, मेरे प्यारे भाई एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो एन रहा ये, ठीक है। एन का बायां जाएगा इधर, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा दिख रहा है आपको, आर। देखो एन के बाईं ओर पहले स्थान पर एल हो गया, एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर दोस्तों क्या हो गया, आर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, देखो लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, लेकिन प्रश्न में ज्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक है, आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी यार स्थान चेंज हो गया क्या, एक सेकेंड, चलो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है, जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमको इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करना है भैया, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बताया मिरर इमेज बनेगी तो ये आकृति दोस्तों यहाँ पर पलट जाएगी, यानी कि उल्टी इसकी बनेगी, कुल मिलाकर ये समझ लो आप। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर बीच में डार्क पॉइंट है, इस ऑप्शन में डार्क पॉइंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन में आपको डार्क पॉइंट दे रखा है। इसके बाद में ये देखो, ये वाली आकृति देखो हमारी कैसी है, यहाँ पर देखो खाली 2 बॉक्स दे रखे, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब बच रहे हैं केवल आपके 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अगर ध्यान से आप देख लो, इसके अंदर देखो बॉक्स में एक त्रिभुज बनना है। त्रिभुज की कौन दोस्तों, यहाँ नीचे की ओर, कौन इसकी नीचे की ओर है ना, जब ये मिरर में बनेगा ना तो तब भी त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही बनेगा। जबकि यहाँ पर त्रिभुज की कौन दोस्तों इस ऑप्शन में ऊपर की ओर कर दिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बच कौन सा ऑप्शन रहा है, बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना था। 7वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। कह रहा है एक पासे के फलकों पर अक्षर ERALO और T अंकित हैं। दी गई आकृतियों में से एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कौन सा फलक ई के विपरीत है, यानी कि दोस्तों ई के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप कहोगे हमको ई तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, जब भी आपको एक ही पासे की 2 आकृतियां दी जाएं तो आप क्या करो, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ट्रिक यहाँ पर लगा देंगे। कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों पास में, आपको देखो आर दिख रहा है, आर दिख रहा है ना। अब आप तो क्लॉकवाइज आप घूम जाओ, या तो आप क्या करो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो क्लॉकवाइज किधर घूमते हैं, तो मेरे प्यारे भाई एक सेकेंड,
क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज दोस्तों इधर को घूमते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों इधर को ऐसे घूमते हैं। आप सभी जानते होंगे, घड़ी की दिशा में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या करेंगे, जहां से कॉमन दिखा दोस्तों, हमको आर कॉमन दिख रहा तो आर ले लिया, ठीक है, आर उठा लिया हमने से। अब क्लॉकवाइज घूम जाओ मेरे प्यारे भाई। जब यार पेन नहीं चल रहा थोड़ा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही। देखो जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो आर के बाद कौन है, एल, तो आर के बाद एल, ठीक है। आर के बाद यहाँ पे क्या, सॉरी पहले क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, देखो आर के बाद एल, एल के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, टी। आप क्या करो ऐसे लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आर से क्लॉकवाइज घूम जाओ तो यहाँ पे आर के बाद क्या दोस्तों, ओ है, यहाँ पर ओ के बाद क्या दोस्तों, ए। तो आप क्लॉकवाइज घूमे तो आपको ऐसा देखने को मिला। इससे हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों, इस ट्रिक से हमको ये पता चल जाएगा कि टी जो है वो ए का अपोजिट है, ठीक है, यानी कि विपरीत फलक पर होगा। और उसके बाद में मेरे प्यारे भाई एल जो है वो एल और ओ आपस में विपरीत फलक करोगे। एल के विपरीत पूछा जाए तो कौन होगा, ओ होगा। अगर पूछा जाए ओ के विपरीत फलक पर कौन है तो दोस्तों एल हो जाएगा। इसी प्रकार से टी और ए आपस में विपरीत फलक पर हो जाएंगे, एल और ओ आपस में विपरीत फलक पर हो जाएंगे। तो आर के विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हमको सिर्फ एक आकृति नहीं दिख रही है, कौन सी, ई, ई नहीं दिख रही ना।